10 नवंबर 2025 शाम के करीब 6:52 पर एक एक्सप्लोजिव से भरी होंडा i20 कार रोड पर गाड़ियों की भीड़ में अचानक से फट जाती है। Monday night's rush hour in Delhi after a car carrying passengers exploded at a red light. Metal mixed with blood and shattered glass near the historic Red Fort. ये धमाका दिल्ली के दिल लाल किले के पास वाले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने होता है। धमाका चलती कार में हुआ था, जो इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ। Breaking news now from India. An explosion near the Red Fort metro station in Delhi has killed at least 8 people, according to a spokesperson for the Delhi police. कार के आसपास की गाड़ियां और ऑटो में आग लग जाती है, जिसमें करीब 13 लोग अपनी जान खो देते हैं। और लाल किले से कई मीटर की दूरी पर एक शॉप की छत पर एक विक्टिम का बॉडी पार्ट मिलता है, जो यह दिखाता है कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। और उन्हीं में से एक थे दिनेश मिश्रा, जो चांदनी चौक में लहंगा और साड़ी की शॉप पर काम करते थे। पंकज सैनी, जो एक कैब ड्राइवर थे। एक विक्टिम नोमान है, जो कॉस्मेटिक स्टोर पर काम करते थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोकेश अग्रवाल, जो हॉस्पिटल में एडमिट अपने बेटे की सास से मिलने आए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले डीटीसी बस कंडक्टर अशोक गुर्जर, जो अपनी ड्यूटी पूरी करके घर वापस लौट रहे थे। जुम्मन मोहम्मद, जो एक ई रिक्शा ड्राइवर थे। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि डेड बॉडीज के चेहरों तक की पहचान नहीं हो रही थी। 10/11 impact of the blast has now been caught on camera. The blast impact felt at the Red Fort metro station. Also on camera, tremors 40 feet below the impact site could be seen. उन्हीं में से एक और विक्टिम था अमर कटारिया, जिसने अपने एक हाथ पर मॉम माई फर्स्ट लव और दूसरे हाथ पर डैड माई स्ट्रेंथ का टैटू बना रखा था। चेहरे की पहचान न होने पर अमर के पिता ने उन्हीं टैटू से अपने बेटे की पहचान की। उसके बाद करीब 10 बजे होम मिनिस्टर अमित शाह इंजर्ड हुए लोगों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर वो ब्लास्ट वाली साइट पर भी जाते हैं। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी। इसके बाद एनआईए की शुरुआती जांच से पता चलता है कि ब्लास्ट में यूज हुआ एक्सप्लोजिव आरडीएक्स नहीं था, क्योंकि जब आरडीएक्स फटता है तो उसमें छर्रे निकलते हैं, ताकि ब्लास्ट होने पर छर्रों से और भी ज्यादा डैमेज दिया जा सके। लेकिन अब सवाल उठते हैं, आखिर कौन था इन सब के पीछे? किसने इस ब्लास्ट के पीछे की साजिश रची थी? और इस पूरे ब्लास्ट पर किससे सवाल पूछे जाने चाहिए? आइए जानते हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। An I-20 bursting into flames right outside the iconic Red Fort in the very heart of the national capital. दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाके में देश को हिलाकर रख दिया। शाम 6:52 पर हुए इस भयानक धमाके में 8 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई। A day after a high-intensity explosion outside Red Fort killed at least 8, the Delhi police have obtained CCTV footage showing the suspect's I-20 car entering and exiting the car. डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि उस कार को चलाने वाला ड्राइवर डॉक्टर उमर अल नबी था, जो पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन कुछ साल से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। और सिर्फ उमर ही इस ब्लास्ट में शामिल नहीं था, बल्कि उसके साथ डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन भी शामिल थी। डॉक्टर मुजम्मिल 35 साल का पुलवामा कोयल गाँव का रहने वाला था और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर था। एंड डॉक्टर शाहीन लखनऊ से फॉर्मर मेडिकल लेक्चरर थी। अब जो ये पूरा ब्लास्ट का मामला सामने आया, ये सिर्फ 10 नवंबर का नहीं, बल्कि उससे भी कुछ दिन पहले 19 अक्टूबर को श्रीनगर के बोनपुरा नौगाम में कुछ पोस्टर्स लगाए जाते हैं, जिसमें आर्मी और आम लोगों पर अटैक करने की धमकी दी जाती है। October 19th. Police in the outskirts of Srinagar spotted multiple Jaish-e-Mohammed posters threatening violence. जिसको देखने के बाद जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन में एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए 3 लोगों की पहचान की जाती है। उसके बाद उन तीनों को अरेस्ट करके पूछताछ करने पर मौलवी इरफान अहमद का नाम आता है। फिर उसकी डिजिटल ट्रैकिंग करने के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिंक मिलते हैं। देन इरफान से पूछताछ करने के बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अदील को डिटेन किया जाता है और 5 नवंबर को उसके अनंतनाग कॉलेज के लॉकर से AK-47 मिलती है। ऐसे ही एक के बाद एक इन सब के साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है और इनके पास लगभग 3000 किलो पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पोटेशियम नाइट्रेट दिल्ली और हरियाणा से मिलता है, जिस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पोटेशियम नाइट्रेट आया कहां से और कैसे हमारी होम मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस को कोई इनपुट तक नहीं मिलता। आखिर इस पूरे मामले में किसकी चूक होती है? डॉक्टर उमर लगभग 10 घंटे एक कार में एक्सप्लोजिव लिए घूम रहा था, पार्किंग में खड़ा हुआ था और दिल्ली के चप्पे चप्पे पर कड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कैसे किसी की भी इस कार पर नजर नहीं पड़ती, कहीं भी कोई किसी तरह की चेकिंग नहीं होती। इसका जवाब मुझे तो नहीं पता, क्या आपको पता है?
अगर मुझे नहीं पता और आपको भी नहीं पता तो फिर किसको पता है? उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो। इस धमाके से पहले दोपहर के लगभग 3:19 पर डॉक्टर उमर I-20 कार को सुनहरी मस्जिद पार्किंग में पार्क करता है और करीब अगले 3 घंटे तक उस कार में बैठा रहता है। उसके बाद 6:10 पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ट्वीट करती है, यू कैन रन बट यू कांट हाइड, जिस पर कुछ मीडिया सोर्स कहती हैं कि उमर ट्वीट को देखकर घबरा गया और हड़बड़ा कर वहाँ से निकला और आगे चलकर कार ब्लास्ट हो जाती है। हालांकि अभी नेशनल एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है। इसके अलावा उमर के फरीदाबाद वाले रूम से डेटोनेटर्स और बैटरी मिलती हैं, जिस पर NIA की इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि फरीदाबाद मॉड्यूल में उनका सीरियल ब्लास्ट के लिए 32 कार्स का यूज करने का प्लान था। साथ ही कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि दिल्ली में 6 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने का प्लान था एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऐसी 6 कार जब्त की, जिनमें से 3 कार्स की डिटेल मिलती है। फरीदाबाद पुलिस अल-फला यूनिवर्सिटी की पार्किंग से मारुति सुजुकी ब्रेजा को पकड़ती है। इको स्पोर्ट खांडावली विलेज से पकड़ी जाती है। इसके अलावा स्विफ्ट डिजायर फरीदाबाद में मिलती है, जिसमें एक्सप्लोसिव के साथ साथ डेटोनेटर्स और रिमोट ट्रिगर भी मिलते हैं। साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ये धमाका 6 दिसंबर को होने वाला था, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को MOB द्वारा बाबरी मस्जिद डिमोलिश की गई थी। साथ ही NIA और कई अथॉरिटीज का ये मानना है कि ये काम जैश-ए-मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन का है। हालांकि इस ब्लास्ट की जैश ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। जैश-ए-मोहम्मद एक पाकिस्तानी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मसूद अजहर ने कश्मीर को इंडिया से अलग करने के लिए बनाया था। एंड जिन लोगों को मसूद अजहर के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हरकतुल मुजाहिदीन के 5 हाईजैकर्स ने कांधार प्लेन को हाईजैक करके इंडियन गवर्नमेंट से अरेस्ट हुए पाकिस्तानी मसूद अजहर की डिमांड की थी। क्यों अरेस्ट किया था मसूद अजहर को, इसकी बात हम किसी और डॉक्यूमेंट्री में करेंगे। फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। रिहाई के बाद मसूद अजहर ने अक्टूबर 2001 में जम्मू एंड कश्मीर असेंबली अटैक और दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट अटैक करवाता है। ऐसे ही हर बार एक के बाद एक टेरर अटैक होते रहते हैं और हमारे आर्मी के जवान और आम लोगों की जान जाती रहती है। ये बात हर कोई जानता है कि देश की और हमारी सुरक्षा मौजूदा सरकार के हाथ में होती है, लेकिन कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार सरकार से एक सवाल तक नहीं पूछता। 2014 से पहले एक CM अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जब बॉर्डर्स होम मिनिस्टर के अंडर आते हैं तो ये कैसे हो जाता है कि बॉर्डर के उस पार से लोग अंदर घुसकर अटैक कर जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? और इंटेलिजेंस एजेंसी को बिना पता चले उनकी नाक के नीचे देश के कैपिटल और उसके आसपास इतना एक्सप्लोसिव जमा कैसे हो जाता है। इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर होने के बावजूद भी कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखता है कि आखिर ये क्यों और कैसे पॉसिबल हुआ। ऐसा 2014 से पहले ही था कि मीडिया सवाल पूछती थी और नेता जवाब देता था। जानना चाहते हैं कि हर चुनाव के बाद हर चुनाव में एक तरह से एक बहुत गर्मा गर्म माहौल हो जाता है। आप अपनी माँ के साथ हैं, कोई ऐसी बयानबाजी जिसे लेकर आपको अपनी पार्टी की बयानबाजी जिसके लेकर थोड़ा अफसोस होता, ना करते तो अच्छा। Can I put to you the findings of the Shah Commission which was set up to inquire whether there were any cause to take you to court and have you condemned for excesses, abuses of power? By not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll note the list. यहाँ तक कि 26/11 अटैक के बाद यूनियन होम मिनिस्टर शिवराज पटेल और RR पटेल महाराष्ट्र के डिप्टी CM एंड होम मिनिस्टर ने जिम्मेदारी के साथ इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज के टाइम पर ना ही कोई इस्तीफा देता है और ना ही कोई ये बताता है कि दिल्ली में 3000 किलो एक्सप्लोसिव कहाँ से आया। और जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक एक सवाल करते करते कि पुलवामा अटैक में इतना RDX कहाँ से आया, दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आज तक उन्हें या हमें इसका कोई जवाब नहीं मिलता। 2014 से पहले मोदी जी कहते थे कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। फिर 2016 नोटबंदी के बाद भी यही कहा गया कि डिमोनेटाइजेशन के जरिए हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। आतंकवाद, नक्सलवाद को करारा थप्पड़। अर्थतंत्र में बड़ी करेंसी नोटों का हिस्सा काफी तेज गति से बढ़ रहा था, जिसका उपयोग भ्रष्टाचार, हवाला और आतंकी गतिविधियों में किया जाता था।
आज देश में 12 लाख करोड़ की हाई वैल्यू करेंसी सर्कुलेशन में है। अगर नोटबंदी नहीं होती तो आज 18 लाख करोड़ की हाई वैल्यू करेंसी सर्कुलेशन में होती। लेकिन बात यह है कि आतंकी हमले रुके क्यों नहीं अब तक। जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक, सितंबर 2016 URI अटैक, नवंबर 2016 नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 संजुवन मिलिट्री बेस अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, 2023 पौंछ राजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक। एक के बाद एक टेरर अटैक देखने को मिलते हैं, लेकिन सरकार इन सब का जवाब नहीं देती। और अगर आप देखोगे तो पहले मूवीज भी उसी तरह की बनाई जाती थी, जिसमें सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सवाल किए जाते थे। इसलिए हम सरकार चुनते कि वो मुल्क चलाए। सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह के पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। दरअसल बात यह है कि पहले आम लोग एक साथ मिलकर जम के प्रोटेस्ट करते थे, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बेसिक सी बात है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारा देश उस बेसिक को खोते जा रहा है। अब आखिर में बात सीधी सी ये है कि टेररिज्म का कोई धर्म, कोई जात या कोई राजनीति पार्टी नहीं होती, लेकिन टेरर अटैक के बाद जिम्मेदारी जरूर होती है। जिम्मेदारी उनकी होती है जो देश की सुरक्षा संभालते हैं। आज हमारे देश में सवाल पूछना एक गुनाह की तरह बन गया है। मीडिया का काम था सत्ता को जवाबदेह बनाना, लेकिन मीडिया सिर्फ माइक हाथ में लेकर सरकार की तारीफ करती नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। आज एक आम इंसान, एक दिनेश मिश्रा, एक जुम्मन मोहम्मद, एक पंकज सैनी या एक अमर कटारिया, इनके परिवार सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन था, बल्कि वो अंदर ही अंदर ये भी पूछ रहे हैं कि उनकी अपनों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या हमारी एजेंसीज हर बार इनपुट्स नहीं थे कहकर बच जाएंगी? क्या हमारी सरकार इन्वेस्टिगेशन जारी है कहकर आगे बढ़ जाएगी? और क्या हमारी मीडिया इस पर कोई सवाल पूछ पाएगी? एक डेमोक्रेसी तब जिंदा रहती है जब लोग सवाल पूछते रहते हैं, और जब देश में सवाल मर जाते हैं तब देश में सच भी मर जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि उन 13 लोगों को इंसाफ दिलवाना है जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो गलत जगह पर गलत वक्त पर थे। अगर हम उनकी मौत से कुछ सीख नहीं पाए, अगर हम सिस्टम से जवाब नहीं मांग पाए, तो फिर शायद अगली बार कोई और उम्र, कोई और एक्सप्लोसिव कार हमारे किसी और शहर में, किसी और चौक पर हमला करने में कामयाब हो जाएगी। एक देश तब सेफ बनता है जब सरकार जिम्मेदार होती है, एजेंसीज अलर्ट होती है और मीडिया आवाज उठाती है। इसीलिए सवाल पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछ पाओगे तो कल जब आप ब्लास्ट साइट पर होंगे तब कोई आपकी आवाज नहीं उठाएगा। और एक देश के लिए सबसे खतरनाक बात ये होती है कि जब भी ऐसे टेरर अटैक्स होते हैं तो कुछ नफरती एलिमेंट्स तुरंत सोशल मीडिया पर एक दूसरे के धर्म को टारगेट करने लगते हैं। कोई ऐसे अटैक पर हंसता है तो कोई दूसरे धर्म को टारगेट करने लगता है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, क्रिश्चियन हो, चाहे आप ब्राह्मण, राजपूत, दलित, हरियाणवी, मराठी, कश्मीरी, कुछ भी हो, आतंकवाद किसी का नहीं होता, न धर्म का, न जात का, न ही भाषा का। वॉयलेंस चाहे पहलगाम अटैक का हो या फलस्तीन में लोगों का मारे जाना हो, चाहे कास्ट के नाम पर हो या किसी भाषा के नाम पर, हर एक वॉयलेंस एक देश के लिए खतरा है जो धीरे धीरे हमारे देश को खा रहा है। आतंकवाद और नफरती लोग आपको हमेशा भड़काएंगे, वो हिंसा का माहौल बनाएंगे, आपको तुम वर्सेस वो में बांटेंगे। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, आतंक से लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम की नहीं होती, ये इंसानियत और नफरत की लड़ाई होती है। और सरकार से हमारी सीधी सी डिमांड है, जो भी क्रिमिनल या टेरर एलिमेंट्स हैं, उन्हें पकड़ो, जेल में डालो और उन्हें सख्त से सख्त सजा दो। चाहे किसी भी धर्म, जात या किसी भी रीजन से हो, उन्हें एक साथ रहना होगा, क्योंकि नफरत के खिलाफ हम तभी चल पाएंगे जब हम एक साथ एकजुट होकर चल सकेंगे, ना कि एक दूसरे की टांग खींचकर। तो इसीलिए आज हमें एक बात साफ साफ समझनी है और हम सबको ये बात साफ साफ बोलनी है, मेरा भारत एक था, एक है और एक रहेगा। हर उस आतंकवादी आइडियोलॉजी के खिलाफ, हर उन लोगों के खिलाफ जो इस देश को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। मेरा भारत एक था, एक है और एक रहेगा। जय हिंद।